नमस्कार दोस्तों, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं उमाकांत आनंद और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक टॉपिक जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, बासेल नॉर्म्स। और यूजीसी का जो फेवरेट टॉपिक है, यूजीसी के ने बेसिकली इस टॉपिक पे बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछा, तमाम ढंग से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आपका सपना है बेसिकली यूजीसी नेट कॉमर्स में जीआरएफ या नेट क्वालिफाई करने का, या यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या भारत के अंदर किसी और स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो यकीनन भरोसा रखिए आप अपने आप पे। ये जो वर्ष है, ये जो आने वाला वक्त है, इस वक्त में आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। बशर्ते जरूरत क्या है कि आपके हौसले मेंटेन होने चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए और अपने मंजिलों के प्रति आप बिल्कुल भी उदार ना हो। मंजिलों के प्रति हमेशा कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहना चाहिए। ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो नो डाउट वो समय बहुत ही जल्द आ जाएगा जब आपके सपने आपको पूरे होते हुए दिखेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिकली बासेल नॉर्म्स पे, एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते रहे हैं। तो इस टॉपिक को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो यकीनन बासेल नॉर्म से संबंधित कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आपको आने वाले एग्जाम के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि एक एक टॉपिक मैंने बहुत ही सही ढंग से रिप्रेजेंट करने की मैंने कोशिश की है अपने इस कंटेंट के अंदर, और मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के माध्यम से भी वो चीज आप तक सीधी पहुंचे और वो सीधी एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम के अंदर भी मिल जाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे बासेल बेसिकली क्या चीज है। तो अगर हम बात करें, बासेल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। बासेल क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, इशूड बाय बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये किसने इशूड करे थे? ये बीसीबीएस जून 2019 के अंदर डायरेक्ट ये लाइन एग्जाम के अंदर दे रखी थी। स्टेटमेंट में कहा गया था जो बासेल है वो बेसिकली किस कमेटी का रिकमेंडेशन है? दैट इज बीसीबीएस। ध्यान से इसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा, कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। बासेल क्या है? आपका इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए थे? बेसिकली आए थे आपके बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बासेल नॉर्म्स इन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग रेगुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी दुनिया के अंदर जो बैंकिंग रेगुलेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और जो हमारी पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसे मजबूत करना, ताकि पूरी दुनिया की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो इतनी दुरुस्त हो जाए कि कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो बासेल नॉर्म्स बेसिकली क्या है? ये बैंकिंग रेगुलेशन को वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करने का, उसे चलाने का एक सिस्टमैटिक तरीका था। नेक्स्ट हम बात करें बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दैट मींस बीसीबीएस कंसिस्ट ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज। पॉइंट एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर छपा था। जून 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए, मेरा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बहुत सारे पेपर पे बाकायदा डिटेल में एनालिसिस किया है। तो वहां पे आप देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो यानी कि बीसीबीएस बेसिकली जो कमेटी है उसके अंदर 27 मेंबर थे। ध्यान रखिएगा, एक एक बात को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर इसके अगले पॉइंट की बात करें, अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, तो उसके अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है? बेसिकली कहा गया कि इसका जो ऑफिस है आपका, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी जो बीआईएस है आपका, बेसिकली इसका ऑफिस कहां पे एस्टैब्लिश्ड है? इन द सिटी ऑफ बासेल इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड बहुत फेमस जगह है, बेसिकली बहुत सारे ऑफिसेस वहां पे हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर, उसके अंदर एक शहर है बासेल, जहां पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है, और वहीं से बासेल नॉर्म्स को बेसिकली स्टार्ट किया गया और इसी शहर के नाम पे इसे बासेल नॉर्म्स दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो बासेल नॉर्म्स है ये इसका प्रतिपादन कैसे हुआ, ये किससे संबंधित है? तो बासेल एक शहर है, कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है बासेल। जैसे स्विट्जरलैंड में जिनेवा है तो वैसे स्विट्जरलैंड के अंदर बासेल भी है, जिसके आधार पर बासेल नाम का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसमें 3 सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं जिन्हें हम बासेल 1, बासेल 2, बासेल 3 कहते हैं। 3 सेट ऑफ रेगुलेशन है, बासेल 1, बासेल 2, बासेल 3। तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके हम बात करेंगे बासेल 1 के डिस्कशन पे। देखिए क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो बासेल 1 है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बासेल 1 इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, 1988 के अंदर जो बासेल नाम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका बेसिकली फोकस क्या था? ये प्राइमरीली फोकस करता था क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क फेस बाय द बैंक।
जो हमारे दुनिया की जो बैंकें थी वो क्रेडिट डिफॉल्ट को लेकर बहुत पीड़ित थी। दैट मीन्स कि पैसा उधार तो दे दिया लेकिन रिकवरी वगैरह होने में दिक्कतें आ जाती थी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश का ही नहीं, दुनिया की सारी बैंकिंग व्यवस्था का। तो ये बेसिकली इसका प्राइमरी फोकस था। बासेल नॉर्म अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसने एक और चीज पर फोकस किया, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 8%। आपके दिमाग में ये डाउट तुरंत आ गया होगा कि यार तुमने बोल दिया 8% होना चाहिए, होता क्या है भैया, परेशान मत हो, अभी बताने वाले हैं आपको। कैपिटल एडुकेसी क्या होता है वो भी हम आपको नीचे डिस्कस भी करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में मुझे डालिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको दूंगा। द कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल एडुकेसी क्या है, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर बैंक एंड इट्स, किसके लिए, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसके लिए, बैंकों के लिए। और ये रेशियो किसके अंदर है, इट इज द रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क बेटेड एसेट। जो रिस्क बेटेड एसेट है और जो आपका कैपिटल है उनके बीच का क्या है, ये रेशियो है। अब इसको भी हम लोग आगे डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे ताकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल बेसिकली डिवाइड है वो दो पार्ट के अंदर, एक टायर 1 टायर 2। ये किसकी बात है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा। द कैपिटल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, टायर 1 एंड टायर 2 इन विच वन ऑफ द बासेल नॉर्म। तो किस नॉर्म से संबंधित है टायर 1 टायर 2 कैपिटल, संबंधित है बासेल फर्स्ट से। तो टायर 1 कैपिटल क्या है, टायर 1 कैपिटल इज द कोर कैपिटल ऑफ बैंक दैट इज परमानेंट एंड रिलायबल। कहा गया टायर 1 कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो कि बैंकों की कोर कैपिटल होती है, जो कि परमानेंट और रिलायबल है। इट इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व। डिस्क्लोज्ड रिजर्व, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इक्विटी कैपिटल आती है और डिस्क्लोज्ड रिजर्व आती है। स्टेटमेंट में डायरेक्ट यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ सकता है। टायर 1 कैपिटल के अंदर बेसिकली एक परमानेंट और रिलायबल कैपिटल है, इसके अंदर इक्विटी और डिस्क्लोज्ड आता है। वो लोग क्या करेंगे, इक्विटी की जगह डेप्थ डाल देंगे, तो यानी डेप्थ डाल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी के बारे में आप सब जानते हैं, अगर नए स्टूडेंट होंगे तो शायद कम जानते होंगे। और जो 5 बार नेट हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेरे साथी हैं और आपके भी सब जानने वाले होंगे जो आपसे बड़ा कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भाई मैं 5 टाइम नेट्स हूँ। तो 5 टाइम नेट का मतलब समझते हैं कि वो 5 बार नेट की एग्जाम दी, नेट तो क्वालिफाई कर पाए, जीआरएफ नहीं निकाल पाए। इसका संदेश ये है कि वो एग्जाम की जरूरतों को नहीं समझ पाए, थोड़ा जान पाए थे जिससे नेट तो हो गया, लेकिन जो जीआरएफ करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं पकड़ पाए, इसी वजह से उनके नंबर नहीं, क्वेश्चन नहीं सही ज्यादा हो पा रहे हैं। दैट मीन्स उनका ये इनडायरेक्टली मतलब होता है। खैर हम लोग बात करेंगे टायर 2 कैपिटल की। तो टायर 2 कैपिटल क्या है, टायर 2 इज अ सप्लीमेंट्री कैपिटल। इट इंक्लूड्स अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, जनरल प्रोविजंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड क्युमुलेटिव नॉन रिमीडिएबल प्रेफरेंस है। बिल्कुल बात को पकड़ के चलिएगा, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। टायर 2 कैपिटल में क्या आता है, सप्लीमेंट्री कैपिटल है, इसके अंदर क्या आएगा, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व आएंगे, जनरल प्रोविजंस आएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आएगा एंड क्युमुलेटिव नॉन रिमीडिएबल प्रेफरेंस आएंगे। स्टेटमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन में टपक सकता है एग्जाम। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जिसको लेकर एक दिमाग में डाउट था कि जो एडुकेसी रेशियो है वो एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैंने देखी कोशिश यहाँ पे की है एक एग्जांपल से समझाने की, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। द रिस्क बेटेड एसेट इन द बैंक्स एसेट वेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क। जो रिस्क बेटेड एसेट होती है वो कैसे होती है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो बेसिकली आपकी एसेट है उसको 5 रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। जो एडुकेटी रेशियो है, जो एडुकेसी रेशियो है, उसको निकालने के लिए एक रिस्क बेटेड एसेट चाहिए होती है, तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक एसेट का जो कैटेगरी रखी गई है वो 0% है, एक आपकी जो है वो 10% जिसे हम 0.1 बोलते हैं, 20%, 0.2, 50% और एक 100%। तो ये इनके जो है बेसिकली वो मतलब 5 कैटेगरी हैं, 0%, 10%, 20% और कितना 50% और 100%। तो 5 कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब इस एग्जाम्पल से पूरी चीज को समझिएगा और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए कहा गया फॉर एग्जाम्पल कैश इंटू 0% रिस्क कैटेगरी, यानी कि जो 0% इसके अंदर जो कैश आएगा, कैश इंटू 0% रिस्क कैटेगरी, जो आप बैंकों के पास कैश है वो किसके अंदर आता है, वो 0% रिस्क के अंदर आता है। जो होम मॉर्टगेज है वो 20% रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। ध्यान से समझिएगा, जो कैश है वो 0% रिस्क में है, जो होम मॉर्टगेज है, जो हम घर को गिरवी रख के लोन देते हैं, वो 20% रिस्क कैटेगरी पे है, और जो आपका कॉर्पोरेट डेप्थ है, जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देते हैं, वो 100% रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दैट मीन्स कि अ बैंक, अब समझिएगा एग्जाम्पल से, दैट मीन्स कि अ बैंक हैज़ ₹100 फॉर कैश रिजर्व। एक बैंक है जिसके पास 100 रुपये किसके लिए हैं, कैश रिजर्व के लिए, 200 रुपये किसके लिए हैं, होम मॉर्टगेज के लिए, और 300 रुपये किसके लिए हैं, कंपनीज को लोन देने के लिए। ठीक है, अब देखना है आपको क्या होगी इसकी जो वेटेज एसेट निकलेगी, रिस्क वो क्या निकलेगी। उसके पास कैश 100% तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, होम आपका 20% है, 200 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, और आपका ये जो बेसिकली लोन है कंपनीज के लिए वो 300% है जो कि 100% होता है। आप सबको ऐड करिए तो 100 को 0 से करोगे 0 आएगा, 200 का 20% 40 आएगा, 300 का 100% कितना आएगा, 300। दैट मीन्स कि जो आपकी रिस्क वेटेड एवरेज एसेट है वो कितनी है, वो है 340। बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिएगा, वो कितनी होगी, 340 होगी। अब देखिए आगे, द बैंक हैज मिनिमम 8% कैपिटल। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म आपसे क्या कहता है कि 8% होनी चाहिए आपके किसका, रिस्क वेटेड एसेट का। तो रिस्क वेटेड एसेट कितनी है, 340, इसका 8%, तो इसका 8% आप निकाल लीजिए। इसका 8% हो जाएगा मिनिमम कैपिटल, और जो टायर 1 कैपिटल है बेसिकली आपकी वो क्या होगी, मतलब जो ओवरऑल निकालो 340 का 8%, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, वो आप अपने आप से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पूछा जाता क्वेश्चन के अंदर, भारत ने बासेल फर्स्ट को कब एडॉप्ट किया था, तो 1999 में, 1999 में, सन 2000 से 1 साल पहले से एडॉप्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बासेल 2 की। बासेल 2 किस चीज पे बात करता है, तो बासेल 2 इशू किया गया था सन 2004 में। कब इशू किया गया, सन 2004 में इशू किया गया। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी बात करता है, यानी कि बैंक शुड कंटिन्यू टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। तो 8% पे बात फर्स्ट में भी की गई थी, सेकंड में, तो फर्स्ट में भी था, और ये कहा गया कि यहां पे भी आपको मेंटेन करके रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया कि बासेल सेकंड डिवाइड्स कैपिटल इनटू 3 टायर। बासेल फर्स्ट ने 2 टायर में कैपिटल को डिवाइड किया, और बासेल सेकंड ने क्या किया, 3 टायर में कैपिटल को डिवाइड किया। तो जो थर्ड कैपिटल है, 2 चीजें आप जानते हैं, पहली वाली कैपिटल जानते हैं परमानेंट कैपिटल होती है आपकी, दूसरी कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री होती, तीसरी कौन सी आ गई, तो थर्ड कैपिटल इंक्लूड शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट लोन। इसके अंदर कौन आते हैं, शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड लोन आते हैं। सबऑर्डिनेटेड लोन मीन्स कि लोअर इन रैंकिंग, यानी वो लोन जिनकी रैंकिंग थोड़ा सा गड़बड़ होती है। इट इज रिपेड आफ्टर अदर डेप्ट इन केस ऑफ बैंक लिक्विडेशन। कहा गया इनका जो रिपेमेंट होता है आपका वो होता है जो बैंक लिक्विडेट हो जाता है उसके बाद, यानी कि वो लोन जो लोअर कैटेगरी के अंदर बैंक ने लोन ले रखा जिनका पेमेंट वो बहुत बाद में करेगी, तो उस तरीके के जो लोन है वो किसमें आते हैं, टायर 3 में। तो बासेल 1 ने कैपिटल को 2 टायर में डिवाइड किया, कैपिटल टायर 1, टायर 2, टायर 1 परमानेंट कैपिटल, टायर 2 सप्लीमेंट्री कैपिटल, और बासेल 3 ने कैपिटल के 3 टायर बना दिए। तीसरा टायर कौन सा हो गया, बेसिकली शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेटेड लोन। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बासेल 2 के अंदर एक चीज और आ गई, रेगुलेटरी सुपरविजन। अब रेगुलेटरी सुपरविजन क्या है, यानी बैंक वेयर रिक्वायर्ड टू डेवलप बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, यानी रिस्क मैनेजमेंट की एक बेटर टेक्निक आपको क्या करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल 3 टाइप ऑफ रिस्क एंड बैंक। जो बैंक को 3 तरीके के रिस्क होते हैं, इन्हें मॉनिटर करने के लिए बेसिकली क्या किया गया, एक रेगुलेटरी सुपरविजन की आवश्यकता थी। तो रेगुलेटरी सुपरविजन में 3 तरीके के जो रिस्क बताए गए वो कौन से थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। कौन से 3 रिस्क बताए गए, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क। ध्यान से हम लोग समझते चलेंगे। बासेल 2 की बात कर रहे हैं, बासेल 2 कब आया था, सन 2004 के अंदर इशू किया गया था। इसमें किन चीजों की बात करेगी, पहले कैपिटल एडुकेसी की बात करी गई जो 8% मेंटेन होगी। दूसरा फैक्ट क्या निकल के आया, कैपिटल के 3 टायर हो गए, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 क्या होता है, परमानेंट, टायर 2 क्या होता है, सप्लीमेंट्री, टायर 3 क्या होता है, टायर 3 होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन जिनका बेसिकली रिस्क जो होता है, रिस्क रैंकिंग वो लोअर होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या इंट्रोड्यूस हो गई, रेगुलेटरी सुपरविजन। किन चीजों के लिए, कहा गया कि बैंकों को 3 ढंग के रिस्क होते हैं, 3 तरीके के जिनको मैनेज करना। कौन से रिस्क होते हैं, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशन। कुछ लोगों की शिकायत होगी अगर बहुत तेजी से आप पढ़ा रहे हैं, तो भाई तेजी से पढ़ोगे जल्दी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। सिर्फ कोई जल्दबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समझ में ऐसे आ जाएगा। रिवीजन हमेशा तेजी से ही किया जाता है। चलिए आगे देखिए, बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग किस पे, मार्केट डिसिप्लिन पे। तो मार्केट डिसिप्लिन की बात करें तो मार्केट डिसिप्लिन पे इसने 3 चीजें करी हैं, इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी बैंक नीड टू मॉनिटरली डिस्क्लोज द CAR,
यानी कहा गया कि मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए और मार्केट इनको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। CAR का मतलब समझ लीजिए, CAR का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिस्क एक्सपोजर। जो आपका CAR का रिस्क एक्सपोजर है उसे क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली हर महीने क्या करना पड़ेगा आपको, हर साल एक्सपोज करना पड़ेगा। तो ये चीजें, 3 चीजें निकल के आई थी, पहली कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरी आपका रेगुलेशन, तीसरा आपका मार्केट डिसिप्लिन। और भारत ने इंडिया जो है वर्तमान समय में बासेल 3 को उसने क्या किया है, फॉलो कर लिया, सॉरी बासेल 2 को फॉलो कर लिया है। तो बासेल 1 को फॉलो किया था कब, 1999 में, और जो बासेल 2 है उसको भी इंडिया ने फॉलो किया हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे बासेल 3 पे, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। बासेल 3 जो क्या है उसके संबंध में देखिए कुछ फैक्ट्स। द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 8 रिवील्ड शॉर्टकमिंग इन बासेल नॉर्म्स, यानी कि जो 2007-8 की जो क्राइसिस थे उसने क्या किया कि बासेल 2 के अंदर, बासेल नॉर्म्स के अंदर कुछ कमियों को ऑब्जर्व किया। तो उन कमियों को दूर करने के लिए बासेल 3 बनाया गया। तो बासेल 3 कब इशू किया गया, 2009 के अंदर। बासेल 1 ध्यान रखिएगा, बासेल 2 ध्यान रखिएगा, बासेल 3 ध्यान रखिएगा। तो बासेल 3 कब आया, 2009 में। द गाइडलाइन बेसिकली इसकी जो है वो क्या है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखिए। इसकी जो गाइडलाइन है, इसने कहा कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो शुड बी मेंटेन टू 12.9%। बासेल 1 ने कहा था भाई कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो 8% हो, वेटेड रिस्क एसेट का, वेटेड जो आपकी रिस्क एसेट होती हैं। 2 ने भी कहा कि चलो 8% ठीक है, लेकिन 3 ने कहा भाई 8 से काम नहीं चलेगा, इसे बढ़ा के कितना कर लो, 12.9%। The minimum Tier 1 capital and minimum Tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5% and 2% risk weighted asset। Tier 1 कैपिटल कितनी रहे, 10.5%, और Tier 2 कैपिटल कितनी हो रहे, 2%। Tier 1 कैपिटल कौन सी होती है, परमानेंट कैपिटल। Tier 2 कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री कैपिटल। दोनों बातें शायद आपको कंफर्म हो पा रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन एडिशन बैंक हैव टू मेंटेन कैपिटल कन्वर्जेशन बफर ऑफ 2.5%, यानी बैंकों को एक कैपिटल कन्वर्सेशन बफर, कन्वर्जन बफर भी 2.5% मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो बासेल 3 के फैक्ट को पकड़ते चलिएगा, 2009 के अंदर आया। इसने क्या कहा कि भाई जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो हो 8% से काम नहीं चलेगा, इसको हटाओ, कितना हो, 12.9 मतलब 12.9%, ठीक है। इसने कहा कि जो Tier 1 कैपिटल है, Tier 2 कैपिटल पहले जैसे नहीं चलेगी, उसका कुछ सिस्टम फिक्स करिए। तो Tier 1 कितना कर दिया गया, 10.5%, Tier 2 कितना कर दिया गया, 2%। एक बात और बोल दी कि कैपिटल कन्वर्जन बफर भी मेंटेन करो, कितना, 2.5%। तो ये बासेल जो आपका 3 है उसका पहला फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग। इसने कहा कि काउंटर क्लिनिकल बफर, जो काउंटर क्लिनिकल बफर है उसे मेंटेन करना है आपका कितना, 0.2%, यानी कि 0.25%। एक्चुअली आपका यहाँ पे वो माइनस में लग रहा है, बट वो 0.25% है। और लीवरेज रेट आपका जो होना चाहिए वो 3% होना चाहिए, यानी कि लीवरेज रेट हैज टू बी एटलीस्ट 3%। अब लीवरेज रेट एक्चुअली क्या होता है इसको देखिए। The leverage rate is the ratio of bank's Tier 1 capital to average total consolidated asset। यानी जो लीवरेज रेट है वो क्या है, Tier 1 कैपिटल का जो एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट है उसका एक रेशियो है जो करीब करीब 3% होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विडिटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो लिक्विडिटी के बारे में कहा गया कि जो बासेल 3 ने लिक्विडिटी पे बात करी, तो लिक्विडिटी को इसने क्या किया कि 2 तरीके से डिवाइड किया। पहली जो लिक्विडिटी है LCR, दूसरी आपकी है NSFR। LCR का फुल फॉर्म क्या करिए, वह 9 कुछ नहीं है, 9 वो गलती से पता नहीं कहां से आ गया, 9 कोई चीज नहीं है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR का फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो बासेल 3 ने 2 तरीके की लिक्विडिटी बताई, एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करी और एक नेट स्टेबल फंड रेट की बात करी। बिल्कुल इस चीजों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यूजीसी देखिए बिल्कुल पगला गया है जब से सिलेबस चेंज हो गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप चकरा जाएंगे, दिमाग का आपका वहां पे घूम जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये कॉमर्स की चीजें हैं कहीं और से आ गई हैं। तो कि यूजीसी आजकल क्या पूछ लेता है कुछ पता नहीं, इसलिए बिल्कुल एक एक चीज छोड़नी नहीं आपको। तो LCR और NSFR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंड रेट। अब देखिए जो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बेसिकली वो क्या बताता है, विल रिक्वायर बैंक टू होल्ड बफर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। यानी LCR आपसे क्या बताता है कि बैंकों को अपने पास एक बफर मेंटेन करना पड़ेगा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का, यानी बैंकों को अपने पास क्या करना पड़ेगा, एक बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के लिए, बेसिकली सिग्निफिकेंट टू डील विद द कैश आउटफ्लो इंटर्ड इन एन
अक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहा गया कि किस लिए, इसको समझिएगा। बैंकों को एक बफर स्टॉक हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा कि कभी अगर अचानक जरूरत पड़ जाए, शॉर्ट टर्म में लोगों को पैसों की बहुत जरूरत पड़ जाए और डिमांड अचानक से बैंकों के पास बढ़ जाए, तो उस समय बैंकें क्या है अपने सिस्टम को आसानी से मेंटेन कर सकें, इसीलिए ये चीज़ इन्होंने रखी हुई इसके अंदर। तो देखिए द मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट विल बी रीच टू 100% ऑन 1 जनवरी 2019। तो ये जो आपकी इसको है 100% कब किया गया, 1 जनवरी 2019 को। अब देखिए जो डिमोनेटाइजेशन हो गया भारत के अंदर, अब देखिए उससे क्या दिक्कत होगी। एग्जाम्पल मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन में क्या होगा कि हर आदमी बैंक की लाइन के अंदर लगा हुआ था। जब हर आदमी बैंक की लाइन के अंदर लगेगा तो दैट मीन्स कि लोगों सबको पैसों की आवश्यकता है। तो अगर बैंकों की लिक्विडिटी नहीं ठीक होगी तो बैंकों को दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब समस्याएं देखी गई वर्ल्ड वाइड। उसके बाद क्या गया, जनवरी 2019 में इसे 100% कर दिया गया। दिस इज प्रिवेंट सिचुएशन लाइक बैंक रन, कहा गया कि बैंकों को प्रॉपर चलाने के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है, इसलिए ये जरूरी पार्ट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है कि बैंक हैव टू इनफ लिक्विडिटी फॉर 30 डेज स्ट्रेस सिनेरियो इफ देयर हैपन। यानी अगर कभी भी बैंकों को ऐसी डिमोनेटाइजेशन जैसी कोई समस्या आगे लगती है या हो जाती है, तो उस केस में ये 100% अपने पास लिक्विड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट मेंटेन करेंगे और उन दिक्कतों को पूरा करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, ये तब होगा जब ऐसी कोई क्राइसिस आपको दिखे। मान लो भारत के अंदर कोई दूसरी बार फिर कोई ऐसा खेल खेला जाए, तो उस केस में बैंकों के पास ये पावर रहेगी। नेक्स्ट आपका है नेट स्टेबल फंड रेट क्या होना चाहिए, यानी बैंक रिक्वायर टू मेंटेन एन नेट फंडिंग प्रोफाइल इन रिलेशन टू ऑफ बैलेंस शीट एसेट एंड एक्टिविटी। एक ऑफ बैलेंस शीट एसेट और इक्विटी के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम तैयार किया गया। इसमें देखिए NSFR रिक्वायर बैंक टू फंड देयर एक्टिविटी विद स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कहा गया कि जो NSFR है वो आपसे क्या कहता है कि बैंकों को अपने फंड को मेंटेन करने के लिए कुछ रिलायबल फाइनेंसिंग के सोर्सेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली जो NSFR है वो भी 100% होना चाहिए, और जो LCR होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बेसिकली 30 डेज के लिए होता है, और आपका जो NSFR है बेसिकली ये हो सकता है कितने दिन के लिए, ये मिड टर्म के लिए होता है 1 साल के लिए। यानी अगर कोई शॉर्ट टर्म क्राइसिस आ जाए आपके देश के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए 100% आप क्या करेंगे, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट मेंटेन रखेंगे 30 दिन के लिए, ताकि उस शॉर्ट टर्म समस्याओं को सुलझा दें। जैसे डिमोनेटाइजेशन वाली दिक्कत ऐसी कोई और आ जाए तो उस केस के लिए ये है। और NSFR क्या है, ये बेसिकली मिड टर्म सिचुएशंस के लिए है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे भी 100% मेंटेन करना है, लेकिन ये मिड टर्म के लिए है और उसका टाइम पीरियड आपका 1 साल है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी ऐड हुए हैं इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो बेहतर लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई और भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो प्रॉपर आंसर होगा आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। आपने वे कीमती समय दिया मेरे पूरे लेक्चर को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।